दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज क्रैब। क्या मतलब हुआ? देखिए, वाइज का मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान, उसे वाइज कहा जाता है जो कि एक एडजेक्टिव है। और क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, और एडजेक्टिव के साथ दा का प्रयोग किया जाता है यदि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो क्या मतलब हुआ? द वाइज क्रैब मतलब कि बुद्धिमान केकड़ा। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया इसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर स्टूड टू बिग बनियान ट्रीज साइड बाय साइड इन अ डेंस फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पर ये लिखा है स्टूड, ये इसका मतलब होता है खड़ा होना। तो क्या मतलब हुआ? देयर स्टूड टू बिग बनियान ट्रीज मतलब कि दो बड़े बड़े बरगद के पेड़ साइड बाय साइड मतलब कि अगल बगल खड़े थे इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक घने जंगल में दो बरगद के पेड़ पास पास खड़े थे। साइड बाय साइड मतलब पास पास, अगल बगल भी कह सकते हैं इसको, खड़े थे। इनफैक्ट का मतलब होता है असल में दे वर एट सच अ शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब होता है थोड़ी दूरी। इनफैक्ट दे वर एट सच अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर दैट दे फॉर्म्ड वन ह्यूज बनियान ट्री। फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, संरचना करना, गठन करना। तो क्या मतलब हुआ? इनफैक्ट असल में देवर एट सच अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो इतनी थोड़ी दूरी पर थे, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से, दैट की दे फॉर्म्ड उन्होंने बना लिया। क्या बना लिया? वन ह्यूज बनियान ट्री। एक ह्यूज का मतलब होता है विशाल, जो कि एक एडजेक्टिव है। एक उन्होंने विशाल एक बरगद का पेड़ बना लिया। तो इस लाइन का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि एक घने जंगल में दो बरगद के पेड़ पास पास खड़े थे और वो इतनी कम दूरी पर थे कि वो उन्होंने उसको एक ही मतलब एक वन ह्यूज एक बहुत मतलब एक विशाल बरगद का पेड़ फॉर्म कर लिया था, उन्होंने उसको बना लिया था। चलिए आगे देखिए। थाउजेंड्स ऑफ क्रेन्स लिव्ड इन दिस ट्री। क्या मतलब हुआ? थाउजेंड्स ऑफ क्रेन्स मतलब कि हज़ारों, क्रेन्स मतलब सारस जो है रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? इन दिस ट्री, इस पेड़ पर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? थाउजेंड्स ऑफ क्रेन्स लिव्ड इन दिस ट्री मतलब इस पेड़ पर हजारों जो सारस थे वो रहा करते थे। इन आ डीप होल, डीप का मतलब होता है गहरा और होल का मतलब होता है छेद, मतलब एक गहरे छेद में। इन इट्स ट्रंक उसके तने में। ऑल्सो लिव्ड अ बिग ब्लैक स्नेक मतलब जो इसका जो एक गहरा जो छेद था इसके तने में, ऑल्सो लिव्ड अ बिग ब्लैक स्नेक, उसके अंदर एक काला बड़ा सांप भी रहा करता था। चलिए आगे देखिए। द स्नेक यूज्ड टू क्लाइंब अप द ट्री टू इट्स ब्रांचेस एंड ईट द बेबी क्रेन्स फ्रॉम देयर नेस्ट्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो यूज़ टू है इसका प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर निरंतरता दिखाना चाहते हैं। जब हम शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति या कोई भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी क्रिया बराबर की जाती थी, निरंतर की जाती थी, तो उस कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए यूज़ टू का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यूज़ टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और क्लाइंब अप का मतलब होता है चढ़ना और अप मतलब ऊपर चढ़ना। तो क्या मतलब हुआ? द स्नेक यूज टू क्लाइंब अप, जो सांप था वो ऊपर चढ़ जाया करता था। द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करता था। टू इट्स ब्रांचेस मतलब उसकी शाखाओं के ऊपर। एंड ईट और वो खा लेता था। द बेबी क्रेन्स मतलब कि सारस के बच्चों को। फ्रॉम देयर नेस्ट उनके घोंसलों से। व्हेन देयर पेरेंट्स वर अवे का मतलब होता है दूर होना, जब उनके माता पिता जो पेरेंट्स से जो दूर होते थे। इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। तो वो उनको कब खाता था? जब उनके जो माता पिता होते थे मतलब जो सारस होते थे वो खाने की तलाश में दूर होते थे। चलिए आगे देखिए।
दिस हैड बिकम आ डेली रूटीन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब भी किसी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है और उसमें था जरूर आता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दिस हैड बिकम, ये बन चुकी थी, अ डेली रूटीन, एक रोज़मर्रा की आदत, मतलब एक रोज़मर्रा की बात बन चुकी थी। दिस हैड बिकम अ डेली रूटीन, ये एक रोज़मर्रा की बात बन चुकी थी, रूटीन बन चुकी थी। अनफॉर्चुनेट क्रेन्स, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अभागा, जिस और या कह सकते हैं दुखियारा। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अभागा, और ये एक एडजेक्टिव है। अनफॉर्चुनेट क्रेन्स, जो अभागे क्रेन्स थे, सारस थे, वर द सॉफ्ट टारगेट्स, वो क्या थे, सॉफ्ट टारगेट्स थे। सॉफ्ट टारगेट का मतलब होता है आसान शिकार। तो ये जो अभागे जो क्रेन्स थे, सारस थे, वो क्या थे, वर द सॉफ्ट टारगेट, वो क्या थे, आसान शिकार थे। एवरी इवनिंग, हर शाम, ऑन रिटर्न टू देयर नेस्ट, ऑन रिटर्न टू देयर नेस्ट मतलब उनके घोंसलों, उनको घोंसले पर लौटने पर, ऑन रिटर्न मतलब कि वापसी पर, टू देयर नेस्ट अपने घोंसलों पर। द हैपलेस क्रेन्स, दोस्तों हैपलेस का मतलब होता है अभागा, और ये भी एडजेक्टिव है। ये जो अभागे जो क्रेन्स थे, सारस थे, वुड फाइंड, वो पाते, देयर नेस्टलिंग्स, नेस्टलिंग्स का मतलब होता है शावक, अपने शावकों को पाते, मिसिंग मतलब कि गायब पाते। एंड दे वर सो हेल्पलेस, और वो बहुत ही ज़्यादा असहाय थे। दोस्तों हेल्पलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असहाय। एंड दे वर सो हेल्पलेस, और वो बहुत ज़्यादा क्या थे, असहाय थे। दैट की दे कुड नॉट डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे या कुछ भी नहीं कर सके। टू गेट रिड ऑफ द स्नेक, मतलब कि तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, और वो कुछ भी नहीं कर सके। टू गेट रिड ऑफ द स्नेक मतलब सांप से पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सके। चलिए दोस्तों आगे देखिए। वन डे, एक दिन, a crab saw some cranes standing by the side of the lake and weeping bitterly। क्या मतलब हुआ, एक दिन, अ क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, एक जो केकड़ा था, सॉ उसने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन, अ क्रैब, एक केकड़े ने, सो देखा, सम क्रेन्स कुछ सारसों को देखा, स्टैंडिंग खड़े हुए, बाय द साइड ऑफ द लेक मतलब कि लेक का मतलब था झील, झील के किनारे पर खड़ा हुआ। एंड वीपिंग बिटरली, और बहुत ज़्यादा, बिटरली का मतलब था फूट फूट कर रोना, उसे वीपिंग बिटरली कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक केकड़े ने कुछ सारसों को जो लेक था मतलब झील के किनारे पर एक तरफ जो है खड़ा देखा और देखा, एंड वीपिंग बिटरली, और क्या देखा, एंड वीपिंग बिटरली, और वो फूट फूट कर रो रहे थे। When he asked them, जब उसने उनसे पूछा, द रीज़न, कारण पूछा, द क्रेन्स सेड, जो क्रेन्स थे, सारस थे, उन्होंने कहा, देयर इज़ अ बिग ब्लैक स्नेक, मतलब कि वहाँ पर एक देयर इज़ ए बिग ब्लैक स्नेक लिविंग इन द ट्री, मतलब कि पेड़ पर, देयर इज़ ए बिग ब्लैक स्नेक, एक काला सांप है, लिविंग इन द ट्री, जो पेड़ पर, पेड़ में रहता है। एवरी डे ही ईट्स अप आवर बेबीज़, हर रोज़ वो हमारे बच्चों को खा जाता है। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, हाउ टू गेट रिड ऑफ हिम, हम उससे पीछा कैसे छुड़ाएं। चलिए आगे देखिए। द क्रैब थॉट टू हिमसेल्फ, दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट, तो आपको इसे थॉट पढ़ना है। और थिंक टू हिमसेल्फ या हर सेल्फ का मतलब होता है अपने मन में सोचना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द क्रैब थॉट टू हिमसेल्फ, क्रैब ने मतलब केकड़े ने अपने मन में सोचा, दैट की द क्रेन्स टू का मतलब होता है भी, TOO मतलब भी, द क्रेन्स टू, जो सारस हैं वो भी, वर क्रैब्स एनिमीज़, वो भी क्या है, वो जो सारस हैं वो भी क्या होते हैं, टू वर क्रैब्स एनिमीज़, वो भी केकड़ों के दुश्मन होते हैं। दे एट क्रैब्स बेबीज़, वो जो है क्रैब के जो केकड़ों के बच्चों को खाते हैं। वाई नॉट गिव द क्रेन्स एन आइडिया, मतलब सारसों को ऐसा आइडिया क्यों ना दिया जाए, इस तरह का आइडिया। विच नॉट ओनली वुड किल द स्नैक, जो सिर्फ सांप को ही नहीं मारे, बट फिनिश द क्रेन्स ऑल्सो, जो लेकिन वो क्या है, वो सारसों को भी समाप्त कर दे, ख़त्म कर दे। चलिए आगे देखिए। सो द क्रैब सेड, इसलिए क्रैब ने, जो क्रैब था केकड़ा था, उसने कहा, डोंट वीप, मत रोइए आप, मतलब कि मत रोइए। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, विचार है। विच विल हेल्प,
किल द स्नेक, जो कि मदद करेगा, किल द स्नेक, सांप को मारने में मदद करेगा। चलिए आगे देखिए। यस, हाँ, प्लीज़ हेल्प अस, कृपया हमारी मदद कीजिए। रिक्वेस्टेड द क्रेन्स, सारसों ने गुजारिश की। देयर इज़ अ बिग मंगूस लिविंग एट अ लिटिल डिस्टेंस, क्या मतलब हुआ? देयर इज़ ए बिग मंगूस मतलब एक बहुत एक बड़ा नेवला है, लिविंग एट अ लिटिल डिस्टेंस, जो थोड़ी ही दूरी पर रहता है, फ्रॉम द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ से। तो उसने क्या बोला कि एक नेवला है जो थोड़ी ही दूर पर रहता है, मतलब कि बरगद के पेड़ से थोड़ी दूरी पर रहता है। यू पुट अ फ्यू फिश, आप कुछ मछलियों को डाल दो, ऑल अलोंग द पाथ, मतलब उस रास्ते पर, रनिंग फ्रॉम द मंगूस होल, जो कि जा रहा है कहाँ से? फ्रॉम द मंगूस होल, मतलब कि नेवले के होल से, जो उसका बिल है वहाँ से, टू द बनियान ट्री, जो कहाँ जा रहा है? टू द, जो बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा है, उस रास्ते पर। द मंगूस विल ईट द फिश, जो मंगूस है, नेवला है, वो मछलियाँ खाएगा, वन बाई वन, एक एक करके, एंड देन, और फिर रीच द स्नैक्स होल, और उसके बाद वो जो सांप का जो होल है, जो बिल है, वहाँ वो पहुँच जाएगा। नाउ अब यू कैन योर सेल्फ इमेजिन, अब आप खुद इस चीज़ की कल्पना कर सकते हो, वॉट विल हैपन देयर आफ्टर, कि उसके बाद क्या होगा। द क्रेन्स बिकेम वेरी हैप्पी, जो क्रेन्स थे सारस थे बहुत खुश हो गए, टू गेट सच अ ब्रिलियंट आइडिया, इस तरह के जो बुद्धिमानी जो आइडिया था, इस तरह का जो विचार था, उसको मतलब कि प्राप्त कर कर। दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, दे एक्टेड, उन्होंने वैसा ही किया, दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, उन्होंने योजना के अनुसार जो है कार्य किया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। ये जो सारस हैं वो उस केकड़े से बात कर रहे हैं। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इस स्टोरी में क्या होता है।